ये कहानी है एक छोटे से टाउन मानपुर की। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले वहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई जिनके बारे में सोचना और उन्हें समझना अपने आप में दिमाग में बहुत अजीब से सवाल खड़े कर देता है। ये कहानी है मीतू नाम की एक 20-22 साल की लड़की की, जिसे उसी की एक दोस्त रीना ने मुझे सुनाई थी। ये कहानी एक सामान्य लेकिन बड़े ही मनहूस दिन की शुरुआत के साथ शुरू होती है। उस दिन की शुरुआत बड़ी ही मनहूस थी। दिन के शुरू होने के साथ ही रीना के साथ बहुत सी बेकार चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, जिनसे परेशान होकर वो मन ही मन खुद ही से बड़बड़ा रही थी। आज सुबह से ही लगातार हर काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही जा रही है। पहले सारा दूध उबलकर पूरे गैस स्टॉव पर बिखर गया, फिर अचानक हाई वोल्टेज आने से टीवी फ्रिज सब उड़ गए। बच्चे भी जल्दी जल्दी में टिफ़िन नहीं ले जा सके, और तो और कांताबाई बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। हे भगवान, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ एक ही दिन में अचानक कैसे हो सकती हैं? यही सब सोचते हुए रीना सीढ़ियों पर से तेज़ी से छत की तरफ आगे बढ़ रही थी। छत पर पहुंचते ही उसने जल्दी जल्दी सारे कपड़े डोरी से उतारने शुरू ही किए थे कि अचानक उसे नीचे घर के अंदर से कुछ भारी सी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि रीना को लगा शायद कोई कीमती सामान गिर गया है या फिर दोबारा हाई वोल्टेज जाने से फिर से कोई फाइनल हुआ है। यही सब सोचकर वो जल्दी से कपड़े लेकर लगभग भागती हुई सी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई और कपड़े सोफे पर रखकर घर का एक एक कोना छान मारा, पर कहीं भी कुछ भी गिरा हुआ या टूटा हुआ सामान नजर नहीं आया। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पर वो आवाज़, रीना ने मन ही मन सोचा कि इस बार छत से ठीक वैसी ही आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। दोबारा वही आवाज़ सुनते ही रीना का माथा ठनका और उसके दिमाग में तुरंत यह बात आई कि आखिर ऊपर छत पर तो ऐसी कोई भारी भरकम चीज़ है ही नहीं जिसके गिरने से ऐसी तेज़ आवाज़ आए, और तो और वो खुद अभी अभी ही तो छत से नीचे उतरी हैं। तब तो वहाँ कहीं पर कुछ भी नहीं था, फिर अचानक ये आवाज़। यही सब सोचकर उसकी दिमाग में सुबह से लेकर अब तक वही सब जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, वही सब एकाएक उसकी नज़रों के आगे फिर से सजीव होने लगा था। वो मनहूसियत जो वह सुबह से लेकर अब तक महसूस कर रही थी, वो उसकी आशंका अब डर का रूप लेने लगी थी। उसके दिल और दिमाग में यही सब विचार चल रहे थे कि तभी एक बार फिर ऊपर छत से वही आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंज उठी। इस बार जैसे ही वो आवाज़ उसके कानों में गूंजी, डर के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर भी घर में अकेले होने की वजह से उसने अपनी पूरी हिम्मत जताकर छत पर जाकर देखने के बारे में सोचा, और वो सहमे सहमे से कदम भरते हुए सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ी। हर बढ़ते कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर अंततः हिम्मत करके वो किसी तरह छत पर जा पहुंची और उसने बड़े ही भारी कदमों और सहमी सी नज़रों से छत पर इधर उधर अपनी निगाहें डालते हुए इधर उधर देखा, पर वहाँ कहीं पर कुछ भी नहीं था। ये देखकर रीना के माथे पर बल पड़ गए, उसकी ललाट से पसीना टपकने लगा। उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि अगर छत पर कुछ भी नहीं है तो वो आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही थी। डर के मारे उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। उसे वहाँ खुली छत पर भी एक अजीब से खौफ का अनुभव हो रहा था। जब उसे वहाँ का वातावरण ठीक नहीं लगा तो उसने तुरंत छत से नीचे जाने की बात सोची और वह पलटकर तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, वहाँ का दरवाज़ा अचानक खड़खड़ाहट करते हुए अपने आप ही अंदर से बंद हो गया। ये देखकर रीना के तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। डर के मारे उसकी सांसें फूल गईं और आंखों से आंसू छलछला उठे। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी उस दरवाजे को धक्का लगाकर खोलने के लिए, पर वह दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। अभी तक तो वह इस असहज स्थिति से संभली भी नहीं थी कि अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ रखे होने का आभास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, और इसी अनुभव के साथ उसका डर अपनी सारी सीमाएं पार कर गया। उसकी सांसें इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि उस वक्त जैसे वह मिलो दूर से दौड़ कर आई हो। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसकी पलटकर पीछे देखने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मारे डर के उसने अपनी आंखें पूरी तरह से भींचकर बंद कर ली थी ताकि अपने डर को थोड़ा कम कर सस हा उसे किसी की सिसकियां भरकर रोने का मंद स्वर भी सुनाई दे रहा था। ये हरकत होने के बाद तो रीना समझ ही चुकी थी कि ज़रूर वहाँ किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी है, पर अचानक कैसे? ये सवाल बार बार रीना के मन में उठ रहा था, क्योंकि इस घर में तो वह बरसों से रहती आई थी। कभी ऐसा भयानक तो क्या कोई छोटा मोटा अजीबोगरीब हादसा भी नहीं हुआ था उसके साथ वहाँ। फिर अचानक यह सब कैसे? रीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए अपने डर को काबू में करते हुए पलटकर पीछे देखा। पीछे देखते ही उसके होश फाख्ता हो गए। उसके सामने वहाँ छत पर कोई भी नहीं था। ये सब देखकर वह बुरी तरह से हैरान परेशान हो गई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह सब महज उसका वहम तो हो ही नहीं सकता था। वो अपने कंधे पर किसी के हाथ होने का एहसास, वो किसी की तेज़ और मंद सांसें लेने और छोड़ने की आवाज़, किसी के ज़ोर ज़ोर से आहें भरने की आवाज़ से, वह भी कान के इतने पास। नहीं, ये सिर्फ वहम नहीं हो सकता था। रीना का मन ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था।
एक पल के लिए उसका डर बिल्कुल गायब हो गया था और उसके दिमाग में यह बात उभर आई थी कि हो ना हो किसी ने उसके साथ ये बहुत ही भद्दा और बेहुदा मजाक किया है। पर किसने? और वो गया तो गया कहाँ? शायद सेफ्टी दीवार से नीचे कूद गया होगा। यही सोचकर रीना ने बिना वक्त गंवाए तुरंत छत की परिधि से नीचे झांक कर देखा तो उसे वहाँ नीचे गली में कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने बड़े ध्यान से इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाईं ताकि इस बात का कहीं कोई सुराग तो मिले कि आखिर उसके साथ ये सब हुआ तो हुआ कैसे। पर अफसोस उसे वहाँ कहीं पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। अंततः मन महसूस कर वो वापस जाने को उद्यत हुई कि तभी उसे छत की परिधि के दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे नीले कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर रीना चौंक सी गई। जहाँ अभी तक दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा था वहाँ अचानक वो लड़की कहाँ से आ गई? यही सोच सोच कर उसका दिमाग घूम रहा था। उसने गौर से उस लड़की को देखा लेकिन वह इतनी दूर थी कि उसका चेहरा उसे साफ नज़र नहीं आ रहा था। पर यह बात तो स्पष्ट थी कि वह लड़की भी लगातार रीना को ही घुरे जा रही थी। रीना उसकी शक्ल तो नहीं देख पा रही थी पर उसके कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने से नज़र आ रहे थे, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि उसने वो कपड़े कहाँ देखे हैं। वो यही सब सोच रही थी कि तभी नीचे से किसी ने जोर से उसे आवाज़ लगाई, रीना, रीना। आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए रीना का ध्यान उस लड़की से हटकर उस आवाज़ पर गया और जैसे ही उसने दोबारा अपनी नज़रें उस पेड़ पर डाली तो वो अचंभित होकर रह गई और सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे वो लड़की कहाँ गई इतनी जल्दी अचानक? वो अभी यही सोच रही थी कि तभी नीचे से फिर से उसे जोर जोर से किसी की पुकारने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ उसकी पड़ोसन वीणा भाभी की थी। जी भाभी आई, कहते हुए रीना तुरंत नीचे की तरफ भागी और कमाल की बात तो यह थी कि वो दरवाज़ा जो अब तक अंदर से बंद था इस बार सहजता से खुल गया था अपने आप। ये बात एक बार फिर रीना को अखरी, पर फिर भी उसे नज़रअंदाज करते हुए वो फुर्ती से नीचे जा पहुंची। नीचे जाते ही वीणा भाभी ने उसे जो बताया वह सब सुनकर रीना एकदम से अवाक होकर रह गई। उसकी आंखों में आंसू छल छला उठे और झटके से उसके मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान, मीतू। वीणा भाभी ने उसे बताया था कि उनके पड़ोसी शर्मा जी की बेटी मीतू सुबह कॉलेज के लिए घर से निकली ही थी और रास्ते में उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। गंभीर हालत में उसे कुछ लोगों ने समय पर अस्पताल भी पहुंचाया पर उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई थी। बस कुछ ही देर में उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से लाने ही वाले हैं। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी उन्हें कॉलोनी में एम्बुलेंस आते हुए दिखी। एम्बुलेंस को देखते ही वे दोनों भी तुरंत भागकर शर्मा जी के घर जा पहुंची। वहाँ तो भयंकर विलाप हो रहा था। शर्मा जी की पत्नी और मीतू की 2 छोटी बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रीना की भी आंखों में आंसू छल छला रहे थे। उसकी मीतू से अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर रीना के पास फिजिक्स पढ़ने और पनीर के पकोड़े खाने आया करती थी। एकदम से अचानक उसकी डेथ की खबर सुनकर रीना भी भावुक हो गई थी। एम्बुलेंस से कफन में लिपटी मीतू की लाश कुछ जैसे ही नीचे उतारी गई, उसकी माँ और बहनें उससे लिपट लिपट कर बुरी तरह से रोने लगी और इसी आपाधापी में मीतू की बॉडी से कफन सरक गया। कफन के सरकते ही रीना की नज़र जैसे ही मीतू की डेड बॉडी पर पड़ी उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसका पूरा शरीर एकाएक कांप उठा और सहसा ही उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह माय गॉड। दरअसल मीतू ने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे कि उसने अभी थोड़ी देर पहले उस रहस्यमयी लड़की के शरीर पर देखे थे। ये सब देखकर रीना के तो होश ही उड़ गए थे। अब उसे समझ में आ गया था कि आखिर जो कुछ भी उसके साथ सुबह से हो रहा था वो सब किस अमंगल का सूचक था और जो कुछ भी अजीबोगरीब चीज़ें और भयानक हादसे कुछ वक्त पहले उसके साथ हुए थे उसके पीछे क्या वजह थी। और वो भारी भरकम आवाज़ शायद मीतू की स्कूटी के फिसल कर गिरने की आवाज़ जैसी ही थी। ये सारी चीज़ें दिमाग में आते ही रीना ने मन ही मन सब कुछ समझते हुए खुद से ही कहा, हे राम, तो क्या इसका मतलब मीतू की आत्मा खुद अपनी मौत के तुरंत बाद मुझे अपनी ही मौत की खबर देने आई थी। आज मीतू को गुजरे 2.5 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, पर उस दिन के बाद रीना ने मीतू को फिर कभी किसी भी रूप में नहीं देखा। पर हाँ, उस दिन हुए उस भयानक डरावने और रहस्यमयी हादसे को रीना नहीं भुला पा रही हैं। इसके पीछे बस यही एक कारण नहीं है। दरअसल इसके पीछे ऐसी कई खौफनाक वजह छिपी हुई हैं जो मीतू की आत्मा के खौफ को दूसरी बार न महसूस करने के बाद भी रीना उसे और मौत के बाद हुए उस वाक़ये को नहीं भुला पा रही हैं। उसके साथ उस दिन वो सब कुछ हुआ था। उसके ऑलमोस्ट 3-4 दिनों बाद उसकी सहेली ज्योति उससे मिलने घर आई। ज्योति उसी के शहर के सिटी हॉस्पिटल में एक सीनियर नर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। उस दिन मीतू के घर पर उसकी तीये की बैठक रखी गई थी। ज्योति को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस दिन उसकी छुट्टी थी हॉस्पिटल से, तो टाइम निकालकर वो अपनी सहेली रीना से मिलने उसके घर आ पहुंची। रीना को उस वक्त मीतू के तीये की बैठक में जाना था और उसका घर मीतू के घर से बस 2-4 कदमों की दूरी पर ही था। इसलिए ज्योति भी रीना के साथ मीतू के तीये की बैठक में शरीक होने उसके घर जा पहुंची। जब वहां उसने मीतू की तस्वीर देखी तो उसे देखते ही वो एकदम हैरान परेशान होकर रह गई।
मीतू के घर से बाहर निकलते ही उसने अपनी सहेली रीना से उसकी डेथ के बारे में पता किया। जब रीना ने उसे ये बताया कि आज से 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई, ये सारी बातें सुनकर ज्योति के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। डर और दहशत के मारे उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह माय गॉड, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही उसकी ओर देखते हुए रीना बोली, क्या पॉसिबल नहीं है ज्योति, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। रीना का सवाल सुनकर ज्योति कुछ पल के लिए ऐसे ही स्टेच्यू बनी रही, बिल्कुल अवाक ही खड़ी रही। उसके मुंह से डर और दहशत के मारे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं, उसकी सांसें बढ़ गई थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बहुत ही खौफनाक देख लिया हो। डर और दहशत उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव में साफ नजर आ रही थी। उसकी ये हालत देखकर रीना ने उसे झकझोरते हुए दोबारा वही सवाल किया, क्या हुआ ज्योति, किस सोच में पड़ गई हो तुम, और तुम्हारे शरीर से इतना पसीना क्यों निकल रहा है, तुम ठीक तो हो ना। दोबारा उसका सवाल सुनते ही ज्योति थोड़ा सिहर उठी। उसने हड़बड़ाते हुए रीना का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले, बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए वो उसे अपने साथ लेकर उसके घर आ गई। उसे इस तरह से रिएक्ट करते देख रीना ने उससे पूछते हुए कहा, व्हाट हैपन ज्योति, तुम मुझे इस तरह पकड़कर बिना कुछ बोले घर क्यों ले आई हो। प्रश्न भरी निगाहों से ज्योति की तरफ देखते हुए रीना ने कहा, आखिर बात क्या है कि जो तुम्हारे चेहरे की रंगत एकदम से फीकी पड़ गई है। रीना की बात सुनकर ज्योति सहमते हुए बड़ी ही दबी सी आवाज़ में एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा रीना की, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। पता नहीं तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी भी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो बात सच है, एकदम सच, जिसे मैंने खुद देखा है, भुगता है और शायद उससे जिंदा बचकर निकली हूँ। ज्योति की कही इस बात ने रीना को पूरी तरह से हैरान करके रख दिया और उसकी इसी बात पर रिएक्ट करते हुए वो बोली, ये तुम क्या कह रही हो ज्योति। उसकी बात सुनकर अपनी दास्तां बयां करते हुए ज्योति ने अपनी बात कहना शुरू किया। बात उस दिन की है रीना, जिस दिन तुम्हारी पड़ोसी मीतू का एक्सीडेंट हुआ था। सुबह करीब 10 साढ़े 10 के आसपास हमारे हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया था, एक 20-22 साल की लड़की का। उसकी स्कूटी को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। हमने उसे बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मेरा मन भी बहुत दुखी था, पर क्या कर सकते हैं, हमारे सामने तो ये सब हर दूसरे दिन होता ही रहता है। कहते हुए उसने एक गहरी आह भरी। उसकी बातें सुनकर रीना कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिर ज्योति कहना क्या चाहती है, वो उसे ये सब क्यों बता रही है। इसलिए हैरानी भरी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए वो बोली, पर यह सब तो पता है मुझे ज्योति, मीतू का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी उसी की स्कूटी से। फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो और इतनी घबराई हुई सी क्यों हो। रीना की बात सुनकर ज्योति अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ रीना, मेरी उस बात को सुनकर तुम शायद ही उस पर यकीन करो, पर यह बात सच है, इसका एक एक शब्द सच है और इसकी गवाह मैं खुद हूँ। कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोली, उस दिन इस सब के बीच में मैं काफ़ी लेट हो गई थी। रात के करीब 10 बज गए थे। ऑटो मिलना मुश्किल था। हमारा छोटा शहर जल्दी ही थम जाता है, ये बात तो तुम भी जानती ही हो, और फिर सर्दी के मौसम में तो और भी जल्दी सन्नाटा पसरा जाता है यहाँ। वो तो गनीमत है कि हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास में है, इसलिए थोड़ी देर इंतज़ार करने पर एक आध ऑटो मिल ही जाता है। उस रात भी करीब 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक ऑटो मिल गया मुझे। उसमें 2 सवारी पहले ही बैठी थी। मैंने उससे कृष्णा कॉलोनी का बोला तो मना करने लगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की और ज़्यादा पैसे देने की बात कही तो मान गया। थोड़ा आगे चौराहे पर वो दोनों सवारियाँ उतर गई। अब ऑटो में सिर्फ मैं और वो ड्राइवर था। मेरा घर शहर की दूसरी तरफ है और हॉस्पिटल दूसरी तरफ। ये बात तो तुम जानती ही हो। वहाँ पहुँचने में लगभग 25 मिनट लग जाते हैं, वो भी ट्रैफिक जाम ना हो तो। शहर एकदम शांत हो चुका था। स्ट्रीट लाइट भी पीछे छूट गई थी। रोड पर सिर्फ हमारे ऑटो की रोशनी और आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऑटो अपनी पूरी गति से चल रहा था कि अचानक उसके सामने कुछ बिल्ली जैसा आ गया और उसे बचाने के चक्कर में तो हमारा ऑटो पेड़ से टकराते टकराते बचा। हम दोनों पूरी तरह हिल गए। फिर संभल कर ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रुक गया। ड्राइवर ने स्टार्ट करने की लाख कोशिश की, लेकिन ऑटो टस से मस नहीं हुआ। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ भैया? तो जवाब देते हुए वो बोला, पता नहीं मैडम, गाड़ी नो फ्यूल बता रही है। कहते हुए वह ऑटो से उतरा तो देखा कि फ्यूल टैंक पूरा लीक हो गया था। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं भी किसी हेल्प की उम्मीद लिए नीचे उतरी और फ़ोन की बैटरी ऑन की। मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और ऑटो वाले की फ़ोन बैटरी भी लो थी। फिर भी उसकी रोशनी का सहारा लिए मदद की आस में हमने इधर उधर देखा तो सामने का मंजर देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए।
ये वही जगह थी जहाँ सुबह उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी स्कूटी अभी भी रोड के किनारे वहीं पड़ी थी। उसका खून सड़क पर बिखरा हुआ था। अब हम दोनों की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी, बट क्या कर सकते थे। इसलिए चुप खड़े मदद का इंतजार कर रहे थे कि अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। खट 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 खट। ये आवाज़ किसी हिल वाली सैंडल से चलने पर आने वाली आहट जैसी थी। साथ ही हवा में एक महक सी छा गई थी। मैं तो परफ्यूम लगाती नहीं, पर वहाँ लेडीज परफ्यूम की तेज़ खुशबू आ रही थी। आहट भी तेज़ हो रही थी, बट काफ़ी देर तक कोई नहीं आया। हमने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा, बट हमें वहाँ कोई नहीं दिखा। अब तो हम बुरी तरह डर गए थे। भूत प्रेतों की सुनी सारी कहानियाँ याद आ रही थी हमें उस वक्त। उस डरावनी जगह पर हम दो अजनबी एक दूसरे का सहारा थे, बस, और कहीं कोई भी नहीं था दूर दूर पर उस सुनसान सड़क पर। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम जी, अब हमें पैदल ही चलना होगा। आपका घर यहाँ से बस आधे किलोमीटर की दूरी पर ही है। मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा और मुझे भी मदद मिल जाएगी। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी और हम दोनों तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। ऐसे में वो आहट और भी तेज़ी से आने लगी। हमें कई बार ऐसा लगा कि कोई हमारे बिल्कुल पीछे चल रहा है, पर हम दोनों भी अपनी धुन के पक्के थे। बिना पीछे देखे बस तेज़ कदमों से चले जा रहे थे और मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे। पर ऐसा लग रहा था उस वक्त कि किसी भी पल कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ भी ऐसा वैसा होने से पहले ही हमें सामने काली माँ का एक बहुत ही छोटा सा मंदिर दिखाई। वहाँ लाइट का पोल भी था। उस मंदिर और लाइट को देखते ही हमारी जान में जान आ गई और हमने लगभग दौड़ ही लगा ली थी उस तरफ, और आखिरकार मंदिर तक पहुंचकर ही दम लिया। फिर हाँफते हुए पलटकर जब पीछे देखा तो हम दोनों दंग ही रह गए। हमसे 15-20 कदमों की दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था और वो लगातार हमें ही घूरे जा रही थी। उसने ठीक वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे उस लड़की ने पहने थे जिसका एक्सीडेंट हुआ था सुबह। उसे देखकर पता नहीं मुझे क्या सूझा और मैंने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए ज़ोर ज़ोर से मंदिर का घंटा बजाना शुरू कर दिया। उस घंटे की आवाज़ से शायद उसे कुछ तकलीफ हुई और वो वहाँ से बस हवा में विलीन हो गई। आज तुम्हारे साथ जब मैं मीतू के घर गई और मैंने उसकी तस्वीर को देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो लड़की जिसके एक्सीडेंट का केस आया था 2-3 पहले, वो कोई और नहीं, मीतू ही थी। हाँ, और उस रात मैंने जिस रूह को देखा वो भी मीतू की ही आत्मा थी। ठीक उन्हीं कपड़ों में वो हमसे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी, जिन कपड़ों में मैंने उसकी डेड बॉडी को देखा था। अब चौंकने की बारी रीना की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज्योति की बातों पर कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि मीतू की डेथ वाले दिन ही उसने उसकी आत्मा को देख लिया था। इसलिए ज्योति की कही बातों ने उसे अंदर तक डरा दिया था। इन दोनों के साथ हुए उस भयानक इंसिडेंट को हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक दिन अचानक उसी रोड पर थोड़ा आगे की तरफ एक बस स्टॉप पर बस का वेट करने वाले लड़के रोहन के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे दोबारा याद करने पर भी उसकी रूह कांप उठती है। दरअसल वो लड़का रोहन भी ज्योति के साथ उसी के हॉस्पिटल में काम करता था और ज्योति से उसकी अच्छी खासी जान पहचान भी थी। इसलिए जब उसके साथ वो भयानक हादसा हुआ और जब वो इन सब चीज़ों से बाहर आया तब उसने खुद ही ज्योति को अपनी आप बीती सुनाई। ज्योति से ये बात रीना तक पहुंची और रीना से मुझ तक। उस दिन सुबह से ही रुक रुक कर तेज़ बरसात हो रही थी। रोहन बस स्टॉप पर खड़ा अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। तेज़ बारिश के कारण वहाँ बस स्टॉप पर इक्का दुक्का लोग ही खड़े थे। सड़क पूरी तरह सुनी पड़ी थी। चारों तरफ पानी और कीचड़ ही नज़र आ रहा था। ऐसे में रोहन को इंतज़ार था तो बस अपनी बस के आने का। उसके आने का वक्त तो हो चुका था, पर तेज़ बारिश के कारण वह थोड़ा लेट हो गई थी। उससे ठीक पहले आने वाली शास्त्री नगर की बस भी अभी तक आई नहीं थी। इसलिए रोहन समझ गया था कि उसे आज लंबा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। वैसे भी बरसात के मौसम में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती ही रहती है। बस स्टॉप के बेंच पर बैठना भी आज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो भी पानी से पूरी तरह गीली हो चुकी थी। सो वो अपना छाता पकड़े वहीं खड़े खड़े अब बुरी तरह से थक भी चुका था। लेकिन बस का कहीं कोई अता पता नहीं था। इंक्वायरी वाले तो बस एक ही रटा रटाया जवाब दे रहे थे, बस ऑन द वा हैं। पर वहाँ खड़े खड़े रोहन की तो हालत ही ख़राब हो रही थी। तभी कुछ देर बाद उसे बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर रोहन ने तुरंत सड़क के दाईं तरफ देखा तो उसे एक बस आती हुई दिखाई दी। बस को देखते ही मानो उसके मन को तसल्ली मिल गई थी उस वक्त। पर यह क्या, ये बस तो शास्त्री नगर की थी और उसे स्टेशन रोड जाना था। बस उसी एक ही पल में उसके मन को मिला सारा सुकून जाता रहा, और साथ में वह इक्का दुक्का लोग भी जो वहाँ बस स्टॉप पर उसके साथ खड़े थे उस बस में सवार होकर चले गए। लेकिन उसका इंतज़ार शायद लंबा चलने वाला था, क्योंकि जो बस अभी वहाँ से रवाना हुई थी उसका समय रोहन की बस से 20 मिनट आगे का था। ऐसे में जब 20 मिनट पहले वाली बस अगर अभी अभी निकली थी तो वो समझ गया था कि उसकी बस को आने में अभी और ज़्यादा वक्त लगने वाला था। खैर, हम मिडिल क्लास लोगों को वैसे भी हर चीज़ के लिए लंबे इंतज़ार की आदत तो होती ही है।
ऐसे में रोहन भी बस अपनी इसी खूबी के सहारे भारी बरसात में छतरी पकड़े बिना किसी हमराही के उस बस स्टॉप पर अकेले खड़ा बार बार सड़क के दाहिनी तरफ निगाहें दौड़ता बड़ी बेसब्री से अपनी बस के आने का इंतजार कर रहा था। उस बस को गए हुए भी अब ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो चुके थे, पर रोहन की बस का कहीं कोई अता पता नहीं था। ऊपर से वह भारी बरसात और ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी। उस वक्त उसे कहीं से थोड़ी गर्मी पाने की इच्छा हो रही थी। इसी आस में उसने वहां आसपास चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई, पर वहां कहीं कोई चाय कॉफ़ी का स्टॉल भी नज़र नहीं आया। अंततः रुवासा होकर उसने अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ और सीने को अपने ही भीतर समेट लिया, ताकि शरीर को खुद उसी की गर्मी से थोड़ा गर्म रख सकें। वो अब ठंड के मारे कुछ ज़्यादा ही ठिठुरने लगा था। तभी अचानक उसे अपने पास किसी इंसानी ढांचे के खड़े होने का अनुभव हुआ। सहसा हुए उस अनुभव ने रोहन के शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर दी और उसने तुरंत झटके के साथ पलटकर अपने बाजू में नज़र डाली तो सामने की तरफ क्या, ठीक उसकी बगल में ही एक परियों की सी खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा, उसका बदन और मदमस्त यौवन देखते ही बनता था। उसका रूप और सौंदर्य इतना मनभावन था कि रोहन की नज़रें कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर ही जाकर ठहर गई थी। वो उसके रूप सौंदर्य के सागर में गोते लगा रहा था। उस लड़की को देखकर उसके रोम रोम में एक बिजली सी दौड़ गई थी, मानो उसकी सारी ठंड, सारी तकलीफ, सब कुछ जैसे गायब ही हो गया था। वो तो बस उसके रूप जाल में फंस सा गया था। उस वक्त उसे इस बात की भी सुध नहीं थी कि यह सोच सके कि आखिर इतनी तेज़ बरसात में अचानक उस सुनसान सड़क पर इतनी खूबसूरत लड़की आई कहाँ से। उसे उस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो तो बस लगातार उसके मोहिनी रूप को देखकर आकर्षित हो रहा था, सम्मोहित हो रहा था। क्या गजब का आकर्षण था उसके रूप सौंदर्य में, जिसकी कोई उपमा उसे उस वक्त उसके सौंदर्य के समक्ष नज़र ही नहीं आ रही थी। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इतनी देर से उसे इस तरह से खुद को घूरते हुए देखकर भी वो लड़की अब तक शांत खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जबकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी दूसरी लड़की सीधे उसके मुंह पर तमाचा जड़ देती। पर इसके विपरीत वो लड़की रोहन को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और रोहन उसकी मुस्कुराहट के आगे नतमस्तक हो रहा था। वे दोनों शायद उस वक्त एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो चुके थे, फिर भी उसके करीब जाने की अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी रोहन की। वो बार बार अपने तीखे नयन बाणों से उसे अपनी तरफ खींच रही थी और अपने और करीब आने का इशारा कर रही थी। पर जब उसने देखा कि रोहन उसके करीब जाने से हिचकिचा रहा है तो उसने खुद ही उसके नज़दीक आने की पहल की और देखते ही देखते वो उसके बिल्कुल नज़दीक उसी के छाते के नीचे आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसे अपने इतना करीब देखकर एक पल के लिए तो मानो रोहन की सांस वहीं अटक गई थी, क्योंकि अब वो स्थिति उसके लिए थोड़ी असहज हो गई थी और उसके दिमाग में ये बात भी बार बार सवाल उठा रही थी कि आखिर कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है कि किसी अनजान शख्स के इतना करीब आ जाए, वो भी कुछ ही पलों में। एक बात और भी थी जो उस वक्त रोहन की समझ से परे थी, और वो ये कि इतनी तेज़ बरसात में भीगने के बावजूद भी उसका शरीर कहीं से भी थोड़ा भी गिला नहीं था। उसके कपड़े भी पूरी तरह सूखे और एकदम साफ थे। रोहन को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसे लगा कि शायद वो लड़की कोई कोल गर्ल या फ्रॉड है जो उसे अपने रूप जाल में फांस कर लूटना चाहती है। बस ये ख्याल दिमाग में आते ही वो तुरंत वहाँ से 4 कदम पीछे हटकर उससे दूर हो गया। रोहन का ये बिहेवियर शायद उसके मन मुताबिक नहीं था, इसलिए उसने तुरंत रिएक्ट करते हुए अपनी कोयल सी मीठी बोली में कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? रोहन के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उस वक्त उसने चुप रहना ही ठीक समझा। पर वो कमबख्त मानने वाली कहाँ थी। वो फिर से उसके करीब आने की कोशिश करने लगी और इस बार तो उसने रोहन का हाथ भी पकड़ लिया। तब खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश में उसे झिड़कते हुए रोहन बोला, अरे दूर हट, क्यों गले पड़ रही है ज़बरदस्ती? कहते हुए रोहन उसे झटके से पीछे धकेल दिया। बस उसका इतना करना भरा था और वो लड़की गुस्से से आग बबूला हो उठी। और फिर जो कुछ भी रोहन ने देखा उसकी तो कभी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब तक वो जिसे स्वर्ग की अप्सरा समझ रहा था वो एक भयंकर आत्मा थी, एक चुड़ैल या एक पिशाचिनी। वो उसके पास एक बड़े ही आकर्षक स्वरूप में आई थी, लेकिन जब रोहन ने उसे झिड़का तो उसके गुस्से का पैरामीटर हाई हो गया था। उस वक्त वो रोहन के सामने अपने आप गई थी। उसका ऐसा विकराल भयंकर रूप और रक्त पिपासु आंखें देखकर रोहन का अंग अंग थरथर उठा था। उसके हाथ से छूटकर छाता भी ज़मीन पर गिर गया। उसे देखकर डर के मारे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। वहाँ का माहौल उस वक्त इतना भयानक हो गया था जिसे शब्दों में बयां कर पाना भी मेरे बस में नहीं है। उस वक्त वहाँ तूफ़ानी हवाएं चलने लगी थी। बिजली की कड़कड़ाहट हद से ज़्यादा भयानक हो गई थी। पानी की एक एक बूंद जैसे उस वक्त एक भयानक हंसी हंस रही थी। रोहन के हाथ पांव कांप रहे थे। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर अफसोस उस वक्त उसके पांव वहाँ से टस से मस नहीं हो रहे थे। उसे इस कदर भयभीत होते देखकर वो प्रेतात्मा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज़ इतनी कर्कश और भयानक थी कि अगर उसे कुछ देर लगातार सुना जाए तो कान के पर्दे ही फट जाएं।
कुछ देर ऐसे ही अट्टहास करने के बाद तेज गर्जना करते हुए उसने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना करे, मुझे धक्का दे, अब तेरी मौत आ गई समझ। कहते हुए वो उसी तेज गर्जना के साथ सीधे रोहन के सीने पर झपट पड़ी। उसकी छलांग इतनी ज़बरदस्त थी कि वो उससे असंतुलित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और शायद उस वक्त उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। ठीक उसी वक्त जब वो प्रेतात्मा उसकी छाती पर चढ़कर बैठी थी, बस के हॉर्न की तेज आवाज समूचे वातावरण में गूंज उठी। उस आवाज को सुनते ही वो प्रेतात्मा पूरी तरह से असहज हो गई और हूँ के स्वर के साथ तुरंत वहां से गायब हो गई। लेकिन रोहन पर उसके अटैक का बहुत गहरा असर हुआ था। वो अभी भी वहीं जमीन पर बदहाल पड़ा तड़प रहा था। बस के पैसेंजर्स ने जब उसे उस हालत में देखा तो वे तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे संभालते हुए बोले, अरे भाई साहब, क्या हुआ आपको? किसी को लगा शायद उसे हार्ट अटैक आया है, तो किसी को लगा कि मिर्गी का दौरा पड़ा है, पर उसके साथ जो हुआ वो तो सिर्फ वही जानता था। लेकिन उस वक्त रोहन किसी को कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं था। उसकी सांसें जैसे उसका साथ छोड़ रही थी। वो बेहद मुश्किल से थोड़ी सी सांस ले पा रहा था। भारी बरसात के बीच में मूर्छा आ गई थी उसे, और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके माता पिता वहीं उसके सिरहाने बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में डर और खुशी दोनों के मिले जुले आंसू छलछला रहे थे। उसे होश में आया देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अचानक बेहोश होने की वजह पूछी कि आखिर हुआ क्या था, पर वो उन दोनों को टेंशन में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उसी दिन उसे हॉस्पिटल से भी रिलीफ मिल गई थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ घर लौट आया था। अब तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही थी उसे, लेकिन उसके माँ बाप ने पूरे दिन आराम करने की सलाह दी थी। उसे भी अब कोई काम नहीं था, इसलिए वो दवाई लेकर अपने कमरे में आराम कर रहा था। कुछ देर तो सब कुछ शांत ही रहा, फिर अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। कोई साया सा महसूस हुआ उसे, तो उसे लगा शायद माँ होगी, इसलिए तुरंत करवट बदलकर उसने पीछे की तरफ देखा। पलटकर देखने पर सामने का नज़ारा देखते ही उसका दिल और दिमाग सुन्न पड़ गया। आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। बिस्तर पर पड़ा पड़ा वो मारे डर के थर थर कांपने लगा। उसका पूरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उस वक्त वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसके शरीर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो तवे पर पड़ी रोटी की तरह तप रहा था। वो भयानक आत्मा जिसने बस स्टॉप पर उस पर हमला किया था, वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसकी वो भयानक आंखें उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है। उसकी जीभ मेरे खून से अपने प्यास बुझाने के लिए लपलपा रही थी और देखते ही देखते वो भयानक प्रेतात्मा फिर से उसके सीने पर सवार होकर उसका गला घोंटने लगी। वो उससे बचने के लिए लगातार छटपटा रहा था, तड़प रहा था, पर उसकी ताकत के आगे रोहन किसी जाल में फंसी मछली के जैसा ही था, जो अपनी जान बचाने के लिए तड़पती तो है पर कुछ कर नहीं पाती। उसका भी उस वक्त कुछ ऐसा ही हाल था। वो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था, अपने हाथ पैर पटक रहा था। उसी उठा पटक में उसका हाथ पास में रखे टेबल से जा टकराया और उस पर रखा पानी का जग एक जोरदार आवाज़ करते हुए ज़मीन पर गिरकर टूट गया। उसकी आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए तुरंत अंदर आए। अंदर आते ही उन्होंने उसे उस बदहवास हालत में तड़पते हुए देखा, तो वे कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उन्हें वो चुड़ैल शायद दिखाई ही नहीं दे रही थी, जबकि उसके दबाव से रोहन की सांसें उसका साथ छोड़ रही थी। उस टाइम उसके माता पिता ने पता नहीं क्या और कैसे किया, उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि उस वक्त एक बार फिर से वो बेहोश हो गया था और जब होश में आया तो देखा उसके मम्मी पापा वहीं उसके पास बैठे थे। डॉक्टर भी थे वहाँ। उन्होंने बताया कि शायद ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से रोहन बार बार बेहोश हो रहा है। उसके पेरेंट्स यह सुनकर हैरान हो गए थे, क्योंकि आज से पहले तो उसे यह समस्या कभी थी ही नहीं। उन्होंने डॉक्टर को यह बात बताई भी कि आज से पहले रोहन की हेल्थ को लेकर इस तरह का कभी कोई इश्यू नहीं हुआ है, तो फिर अब अचानक ये सब कैसे इतना ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर ने उनकी बात सुनी और बताया शायद ज़्यादा टेंशन की वजह से उसके साथ ऐसा बार बार हो रहा है। वे कुछ और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके वहाँ से चले गए, लेकिन उनकी कई बातों पर रोहन के पेरेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि रोहन को किसी बात का कोई टेंशन था ही नहीं, और ऐसा टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं कि उसकी वजह से रोहन की सेहत अचानक इतनी ख़राब हो जाए। इसलिए डॉक्टर के चले जाने के बाद उसके पेरेंट्स ने उस पर दबाव डालकर सारा सच जान ही लिया, जिसकी शायद उन्हें पहले से ही आशंका थी, क्योंकि जब वो चुड़ैल उसकी छाती पर बैठकर उसका गला घोंटने की कोशिश कर रही थी और वो तड़प रहा था, तब उस वक्त उसकी माँ ने उसके तड़पते शरीर पर गंगा जल के छींटे मारे थे। शायद ये गंगा जल की ही महिमा थी कि उस वक्त रोहन मौत के मुंह में जाते जाते रह गया। उसके बाद उसे लगातार 2 दिन ऐसे ही दौरे पड़ते रहे। वो प्रेतात्मा अब उसे हर जगह नजर आने लगी थी। उसका उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ मुश्किल हो गया था। उसकी हालत 2 ही दिनों में ऐसी हो गई थी जैसे वो सालों से इस मरणासन स्थिति में जी रहा हो। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसका रोना, चीखना, चिल्लाना अब पड़ोसियों के कानों तक भी पहुंच गया था। वही उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। क्या करें क्या ना करें, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही रोहन दिन दिन पागल और बेहद कमजोर होता जा रहा था। ऐसे में एक दिन उनके एक रिश्तेदार रोहन से मिलने, उसका हालचाल पूछने उनके घर आए, और जब उन्होंने रोहन की वो हालत देखी तब उन्होंने रोहन के माँ बाप से उसकी इस हालत के पीछे की वजह पूछी, जिसका कहीं न कहीं उन्हें पहले से ही अंदेशा हो चुका था। ऐसे में रोहन के माता पिता ने उसके साथ हुए उस खौफनाक हादसे के बारे में उन्हें बताया। सब कुछ जान और समझ लेने के बाद उन्होंने रोहन के मम्मी पापा से उसे मेहंदीपुर ले जाने की बात कही और घाटे वाले बालाजी महाराज की महिमा का बखान किया।
रोहन के मम्मी पापा भी उनकी बात मानते हुए उसे तुरंत राजस्थान ले जाने को तैयार हो गए। और सबसे बड़ी और अहम बात ये कि वहां जाते ही रोहन की सारी पीड़ा एक ही पल में दूर हो गई। फिर भी उसे वहां 3 दिन रुकना पड़ा और 3 दिनों में वहां के पुजारी ने उसे प्रतिदिन दिन में कम से कम 5 बार मंत्र उच्चारण के साथ झाड़ा लगाया और उसे उस दुष्ट प्रेत आत्मा के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। उन्होंने हमें यह भी बताया कि रोहन की किस्मत अच्छी थी जो उस दिन वो बस वहां आ गई, वरना वो प्रेत आत्मा उस दिन मुझ पर हावी हो जाती और फिर मुझे बचाना नामुमकिन हो जाता। उन्होंने उसे उस प्रेत आत्मा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोहन को एक सिद्ध कवच युक्त माला भी पहनाई, जिसे हमेशा धारण करना उसके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह प्रेत